भाई लास्ट क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा बोर्स मॉडल एक्सप्लेन कर दिया था कि बोर्स की क्या क्या मेन मेन कंडीशंस थी। तो एक बार फटाफट क्विक रिकॉल। भैया बोर्स एटॉमिक मॉडल, एक मिनट प्लीज। भैया सबसे पहले बोर्स ने एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमेगा, और जब वो अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमेगा तब वो कोई एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा। तो मतलब इसने कॉन्सेप्ट बताया अपने स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट इसने दी बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। क्या थी भैया एंगुलर मोमेंटम कंडीशन? कि केवल वही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम पाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? भैया आप लोगों ने रिवाइज में एन एच बाई टू पाई। यहाँ पे एन क्या है भैया? एन है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना, एन एच बाय टू पाई। या फिर ये कह लो कि भैया इसी के अकॉर्डिंग उसने बोला था 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहां पे हमारे पास लैम्डा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ। फिर थर्ड स्टेटमेंट उसने दी थी बेसिकली बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। और फ्रीक्वेंसी कंडीशन में उसने बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट आउट करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना भैया एक्साइटेड स्टेट से अपने एनर्जी मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में या स्टेशनरी ऑर्बिट में आ रहा है तो उस केस में वो हमेशा एनर्जी रेडिएट आउट करेगा। और जो वो एनर्जी रेडिएट आउट करेगा उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, जहां पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, E2 और E1 क्या थे? एच लैम्डा नहीं, एच न्यू। E2 और E1 थे उस ऑर्बिट्स की एनर्जी। भैया एक बार चेक करके बता दो सबको क्लियर हो गया ये? यस चलो डन। तो बस हमने यहीं तक चीजें डिस्कस करी थी। और मैंने आपको ये और बता दिया था कि यार अगर अब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास दो एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि अब ये फिर से डिस्कस किए जाएंगे। भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? Q/Z² upon R। भैया KZE² अपॉन KZE² अपॉन 2R। फिर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस KZE² बाय R। इन दोनों को ऐड किया था तो आ गई थी टोटल एनर्जी, दैट इज माइनस KZE² बाय 2R। इसी के बेसिस पे क्या क्या कॉन्क्लूजन्स आए थे कि भैया काइनेटिक एनर्जी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल एनर्जी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टोटल एनर्जी भी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का हमेशा नेगेटिव होगी और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा हाफ होगी। अब चेक करके बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े। नो डाउट। चलो डन। अब यार दिक्कत थी, बोर्स मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए थे। भैया बोर्स मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स निकल के आए? सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था कि बोर्स ने जितने भी ये जो डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया, बोर्स ने ये तो बता दिया था कि डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन वो ये सारी चीजें जो भी एक्सप्लेन कर पाया बस वो हाइड्रोजन एटम के लिए कर पाया। किसी और एटम के लिए, किसी और एलिमेंट के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए बोर्स ने जो भी स्टडी करी वो हाइड्रोजन एटम के लिए करी। तो हम भी वही पढ़ेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, और हम कह देंगे कि सिमिलरली हम ये रिजल्ट बाकी एटम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई? यस भाई बोर्स ने जितनी भी कैलकुलेशन करी वो हाइड्रोजन एटम के लिए करी। हम क्या करेंगे, हम सिमिलरली कह देंगे कि भैया सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट आप अलग अलग एटम्स के लिए भी लगा सकते हो, जैसे बस जेड की वैल्यू चेंज करना, इस तरीके से। तो आओ यार समझो। भाई हमने कहा कि हमारे पास ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के आसपास भैया हमारा रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में। बोर्स ने अपनी एंगुलर मोमेंटम कंडीशन तो दे ही दी थी। भैया क्या थी उसकी एंगुलर मोमेंटम कंडीशन?
L is equals to mvr is equals to nh by 2 pi। यार क्या मैं यहां से रेडियस की वैल्यू निकाल सकता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन का जो ये रेडियस है ऑर्बिट का वो कितना होगा? तो मेरे को बताओ रेडियस का फॉर्मूला यहां से क्या आ रहा है? रेडियस का फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल nh by 2 pi mv। mv का मतलब मोमेंटम हो गया। तो हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू nh by 2 pi p। भैया फॉर्मूला 1 चेक करके बताओ किसी को फॉर्मूले 1 में कोई डाउट? No, sir. No, sir. डन। अब यार हमें पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको नेसेसरी एक फोर्स चाहिए होता है, और वो नेसेसरी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यार मैं कह सकता हूँ कि इधर यार हमारे इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। और मेरे को बताओ ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के, पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन है E, दूसरा चार्ज होगा चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज Ze डिवाइडेड बाय r²। चेक करके बताओ यहां तक सबको चीजें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। अब क्या करो यार, इसको इक्वेट करो और इसको r का फॉर्मूला बता दो कितना आ रहा है इन दोनों को करके। तो यार r का फॉर्मूला आएगा इधर से हमारे पास के Ze² बाय mv²। इसको नाम दे दो फॉर्मूला 2। आपको देखो डेरिवेशन है ना याद नहीं रखनी, मैं आपको जो जो मेन फाइनल कंक्लूजन होगा जो याद रखना होगा मैं आपको वो बताऊंगा, वो प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के बताऊंगा। आप बस स्टेप चेक करते रहो कि आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं यहां तक। एंगुलर मोमेंटम से हमने रेडियस निकाला कि भाई रेडियस आ गया nh by 2 pi p या nh by 2 pi mv। फिर मैंने रेडियस का एक और फॉर्मूला कैलकुलेट किया सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रिवॉल्व करने के लिए, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा होगा, तो उससे रेडियस का एक और फॉर्मूला आ गया। यार ये भी रेडियस ये भी रेडियस, अल्टीमेटली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों रेडियस ही है। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो भैया, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे तो आपके पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आएगा। मेरे को आप वो कैलकुलेट करके बताओ कि भैया वेलोसिटी का वो फॉर्मूला क्या आ रहा है। चलो कैलकुलेट करके बताओ। समझ में आ गया ना? सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों रेडियस ही हैं, इनको इक्वेट, वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो कितना आ रहा है। Sir, v is equal to 2 pi kZe² upon nh। भाई वेरी गुड, ये आ जाएगा 2 पाई के Ze² डिवाइडेड बाय NH। बिल्कुल सही। एक बार प्लीज सब लोग चेक कर, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. डन। अब एक चीज तुम देखो इधर कौन कौन सी चीजें कौन है जो हमेशा फिक्स है, चाहे मैं कोई सा भी एलिमेंट लूं या किसी भी ऑर्बिट की। भाई आई रिपीट, मैं कह रहा हूं इस जो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आया इसमें चेक करो कौन कौन सी चीजें आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही हैं, फिक्स है। वो ना तो किसी एलिमेंट पे डिपेंड कर रही है ना किसी ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही है। तो मैं एक एक करके टिक मारते जा रहा हूँ। 2 कांस्टेंट, 2 pi. के पाई कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक 9 into 10 to the power 9 कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट। Z की वैल्यू एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होगी। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी? 1। वेरी गुड। ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए Z की वैल्यू आपको पता होगी। आ जाओ डिनोमिनेटर में, N की वैल्यू डिसाइड होगी नंबर ऑफ ऑर्बिट से, तो ये चेंज होगी। लेकिन H रहता है प्लैंक्स कांस्टेंट। भैया प्लैंक्स कांस्टेंट की तो वैल्यू फिक्स होगी ना। भैया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 into 10 raised to the power minus 2. 6.6 into 10 to, किसी ने कुछ नहीं बोला। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34। तो मतलब ये सारी वैल्यूज फिक्स है। ये आप क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज को रखोगे तो वैल्यू मिलेगी और एक फाइनल आंसर मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूं कि भैया हमें याद रखना है
है, अगर इसको आप याद रखो कि यार हमारी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सब चीजें कांस्टेंट है, हमारी वेलोसिटी z बाय n पे डिपेंड कर रही है। भैया ये कंक्लूजन याद रखना। एक बार सब लोग चेक करके बता दो क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है? यस सर। बीच बीच में। बीच बीच में एक बार फिर से चेक कर लूंगा, शायद से नेट का इश्यू होगा। Done. तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ अप कर देता हूँ, अगर कहीं लग रहा हो नहीं समझ में आया लैग करने की वजह से तो बता देना। भाई मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट किया, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, मैंने देखा सब कुछ कांस्टेंट आ रहा है सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, और वो कौन सी दो चीजें हैं जो कांस्टेंट नहीं आ रही हैं, दैट इज z एंड n। तो मेरे को पता चल गया कि हमारी जो वेलोसिटी है वो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z और n के। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं किसी भी एलिमेंट और किसी भी ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या ये वाला फैक्टर क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। सिमिलरली दूसरी चीज, आप सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू, बस क्या करना, और z की वैल्यू को 1 ले लो। भैया आई रिपीट, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने z की वैल्यू 1 ले ली, तो मैंने देखा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है c डिवाइडेड बाय 137 इंटू n। मतलब जब सबकी वैल्यू सब कांस्टेंट रख दोगे, c क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो जब आप सारी वैल्यूज रख दोगे z 2 पाई k e स्क्वायर h, तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको फाइनल c बाय 137 मिलेगा। अगर अब मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी c बाय 137। तो इससे हमें क्या पता चला कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हाइड्रोजन के एटम के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड 1/137 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। चेक करो सबको ये कंक्लूजन समझ में आया या कुछ रिपीट करना है? डन। तो जो जो चीजें आपको याद रखनी थी वो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। एक बार फिर से ब्रीफ अप, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n। और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, तो याद रखना स्पीड ऑफ लाइट के 1/137 टाइम्स होती है। ऐसी अगर सेकेंड ऑर्बिट में निकालनी हो हीलियम एटम के, तो आप क्या करोगे, हीलियम एटम के लिए आप z की वैल्यू को 2 रखोगे, 2, तो ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू तो 1 थी, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे n की वैल्यू भी 2 रख दोगे। तो इससे हमें क्या पता चला, हीलियम के जो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो ही हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में है। मेरे ख्याल से ये नहीं समझ में आया? सर क्लियर है। क्लियर है? बाकी यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो चेक करो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर हीलियम एटम सेकेंड ऑर्बिट। तो हीलियम एटम के लिए तो सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू c इंटू z बाय 137 इंटू n। अब हीलियम एटम के लिए भैया z की वैल्यू 2, और मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात करना चाहता हूं, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू भी 2। तो हमारे पास वेलोसिटी फिर से c बाय 137 आएगी। तो इससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम एटम के सेकेंड ऑर्बिट, इन दोनों की स्पीड इलेक्ट्रॉन की सेम हो। ये क्वेश्चन आया था बेसिकली एग्जाम में। गायत्री अब आप कह रहे हो स्लाइड भी शो नहीं हो रही है? सर इट्स विजिबल। विजिबल है भाई गायत्री, मेरे ख्याल से आज सबका ही नेटवर्क इशू चल रहा है, आपका भी मेरा भी। Yes, sir. बिल्कुल।
जैसे ये कंप्लीट हो जाए बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल गायत्री, डन सर। डन, चलो आगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, इसको फॉर्मूला नंबर 3 दे दो। अब आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला जिसमें आपका मन करे, चाहे तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, वैसे मेरा सजेशन यही होगा इक्वेशन 1 में डालो, क्योंकि इक्वेशन 2 में डालोगे तो ऊपर वेलोसिटी का स्क्वायर है और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी कहानी। आप क्या करो, इस वेलोसिटी का फॉर्मूला इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप चेक करो कि आपके पास एक रेडियस का बड़ा सा फॉर्मूला आएगा। तो मेरे को बताओ वो रेडियस का बड़ा सा फॉर्मूला क्या आ रहा है, यही लिख देता हूं ताकि चीजें वो हो जाए, एक साथ हो जाए। तो भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला जरा डालो और मेरे को बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या आ रहा है। NH ऊपर चले जाएगा, एक NH पहले से ही ऊपर है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? जब मैं वेलोसिटी Yes, की sir. वैल्यू रखूंगा, NH डिनोमिनेटर में है और वेलोसिटी भी डिनोमिनेटर में है, तो अल्टीमेटली रेसिप्रोकेट होके ये ऊपर ही चले जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे 2 पाई, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर। वेरी गुड, 2 इंटू 2 4 और 4 पाई स्क्वायर। फिर और क्या बचा, k बचा, ZE स्क्वायर बचा और मास का टर्म बचा। तो आपके पास ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। फिर से यस सर। अगर आप एक चीज देखो, मैंने आपको इधर वेलोसिटी का जो ये थर्ड फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला है आर का, मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं, ये फॉर्मूले को आपको याद भी नहीं रखना। आपको क्या क्या याद रखना है, फिर से चेक करो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट आ रही हैं और क्या क्या चीजें वेरिएबल आ रही हैं। तो अगर आप नोटिस करो, केवल n स्क्वायर और z, केवल यही दो चीजें वेरिएबल हैं। बाकी h स्क्वायर कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, k कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज कांस्टेंट, तो सब चीजें तो कांस्टेंट हो गई। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया जो हमारा रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर अपॉन h। n स्क्वायर, h तो कांस्टेंट है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. आपको ये याद रखना है कि भैया हमारा जो रेडियस है वो n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल है। डन सर। वेरी गुड। अब एक और लास्ट कंक्लूजन, बस ऑलमोस्ट कह लो कि फिर हमारा जो फॉर्मूला वाला पार्ट था वो खत्म। यार रेडियस का फॉर्मूला आ गया, कल और अभी क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया। भैया क्या था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, माइनस ऑफ k ZE स्क्वायर बाय 2r। अब क्या करो, जो अभी पीछे आपने फॉर्मूला 4 r का बड़ा सा फॉर्मूला डिराइव किया ना, वो r का फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास टोटल एनर्जी की एक बड़ी सी इक्वेशन आएगी। और फिर से मेरे को वही चेक करना है कि टोटल एनर्जी की उस बड़ी सी इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है और कौन कौन सी चीजें वेरिएबल है। तो प्लीज एक बार अपने आप ये करो, मेरे को टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। रेडियस का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, क्या आया था, रेडियस का फॉर्मूला आया था n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k ZE स्क्वायर और m। जरा इसको सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल चीज बताओ, फाइनल क्या आ रहा है भैया। 4 पाई k, ये सब तो ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 m। एक बार चेक कर लेना अगर मैं कहीं कुछ गलत लिख दूं तो, डिवाइडेड बाय 2 और नीचे बचेगा n स्क्वायर h स्क्वायर। यस सर। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, बाकी एक बार आप वेरीफाई कर लेना। अब फिर से इसमें चेक करो R भी है सर। अरे आर को ही तो रिप्लेस किया, कैसी बातें कर रहे हो भैया, इसी आर को तो रिप्लेस कर रहे थे। चलो तो अब इसमें बस ये चेक करो कौन कौन सी चीजें वेरिएबल हैं। तो आप देखो आपके पास वेरिएबल केवल z है और वेरिएबल केवल n है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है
वो भैया किस किस के प्रोपोर्शनल आ रही है? टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर n स्क्वायर, Z square upon n. और जहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने आपको बता ही दिया था, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी, कि इतनी एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब ये वाली चीज भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो। अब आप क्या करो भैया, सारी चीजें एक बार फिर से गो थ्रू कर लो, जो जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा क्या क्या, वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है, माइंड में याद है, और आपको अभी एक तरीके से रटना है, तो ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इधर देख लो, सबसे पहला कंक्लूजन मैंने ये लिख के बताया आपको कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, और अगर हम इस सबको कांस्टेंट को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू cz बाय 137n, cz बाय 137n। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के 1/137 टाइम्स होगी। फिर इसी से हमने क्या कंक्लूजन एक और कर लिया भैया, अगर हम अलग अलग एटम के लिए फाइंड करना चाहते हैं, अलग अलग ऑर्बिट के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप z की वैल्यू प्लेस कर दो, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो हमने ये चीज कैलकुलेट करी हाइड्रोजन हीलियम के लिए, तो हमें आंसर पता चला हीलियम के सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की स्पीड, दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन हमने निकाला रेडियस का, कि भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का जो रेडियस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। तो जैसे अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं तो सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट के 4 टाइम्स बड़ा होगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. जैसे अगर यार अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। लेकिन अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं तो सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/z। तो देखो ना, हमारा सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट के कितना बड़ा होगा? 4 टाइम्स बड़ा होगा। 4 times. सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट कितना बड़ा होगा फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में? 9 टाइम्स। वेरी गुड। तो ये एक कंक्लूजन था। फिर हमने रेडियस का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया टोटल एनर्जी में, और हमने देखा कि टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, तो हमने देखा कि भैया टोटल एनर्जी डिपेंड कर रही है z स्क्वायर बाय n स्क्वायर पे, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है बाइंडिंग एनर्जी। चलो गुड। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ूं, आगे बढ़ूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे? Yes, sir. चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यार दो चीजें हैं, कौन सी दो चीजें हैं भैया? एक आएगा हमारे पास टर्म आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और एक टर्म आएगा हमारे पास वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भाई, तो मेरे को बताओ व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को काफी जगह W या फिर फाई से डिनोट किया जाता है, W या फिर फाई। आयनाइजेशन एनर्जी को जहां तक है डिनोट किया जाता है IG या फिर AG। तो भैया मेरे को बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा था कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। भाई क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों? याद नहीं है भाई? वेरी गुड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो समझो इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं यार, इधर मैंने ये लिया न्यूक्लियस, और मैं कह रहा हूं इस न्यूक्लियस के आसपास है ऑर्बिट। ये इस तरीके से मैंने ऑर्बिट ड्रॉ कर दिया, सपोज 3 ऑर्बिट ड्रॉ कर दिए। भैया अगर मैं 3 ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूं तो हमने ये भी पढ़ लिया कि हर एक ऑर्बिट से रिलेटेड कोई ना कोई एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने कहा था, याद रख लो ना, कितनी एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में? -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये आज प्रूव भी करेंगे। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में मैंने कहा था भैया एनर्जी होती है हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ऐसे ही
भैया थर्ड ऑर्बिट तक की बात कर लो बस। थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास एनर्जी होती है दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी? हमने अभी खुद देखा कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी Z²/n²। मतलब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी भैया टोटल एनर्जी के पे क्या फर्क पड़ेगा? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार ध्यान से सोच लो कि हमारा कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं सर, डायरेक्टली Energy प्रोपोर्शनल। is directly proportional to n square. भैया हमारे जैसे जैसे ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़ रही है। टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन है, मत भूलो उस चीज को। कल भी आप लोगों ने यही गलती करी थी, यही चीज समझाया था मैंने कि भैया यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन होने की वजह से टोटल एनर्जी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सर डायरेक्टली वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को याद रखना। तो यार जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी टोटल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर मेरे पास सपोज एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन है भैया सेकंड ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में, मेरे को बताओ किसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी एटम से फ्री कराने के लिए? थर्ड ऑर्बिट वाले को, सेकंड ऑर्बिट वाले को, फर्स्ट ऑर्बिट वाले को? Third. भैया थर्ड ऑर्बिट वाले को। वेरी गुड। थर्ड। तो थर्ड ऑर्बिट वाले को अब हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इस ऑर्बिट से, ये इस एटम से फ्री हो जाए? तो वो चीज कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली भैया हमारी एन पे, ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी? Yes, sir. गहराइयों को थोड़ा सा समझो प्लीज। मैंने कहा था कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव में क्यों आ रही है? क्योंकि इतनी हमारे पास एनर्जी बाइंडिंग है, बाइंडिंग एनर्जी। तुम ऐसा करो, फर्स्ट ऑर्बिट को कंसीडर करो। फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी अभी कितनी है? -13.6 है। मैं इस इलेक्ट्रॉन को, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, मैं इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने का मतलब है कि मेरे को इसकी एनर्जी कितनी बनानी पड़ेगी? मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने का मतलब है कि आपको इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। इन्फिनिटी पे फोर्स 0 लग रहा होगा तो एनर्जी भी कितनी होगी? 0 होगी। जीरो। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 बनानी है, 0 बनाने पर ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकलेगा। तो मेरे को बताओ इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +13.6 देनी पड़ेगी। वेरी गुड जतिन, वेरी गुड भाई सब लोग। तो अगर इसकी एनर्जी -13.6 है तो इतनी ही एनर्जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी +13.6। क्योंकि जैसे ही मैं इतनी एनर्जी दूंगा भैया टोटल एनर्जी बन जाएगी 0। हमारा पार्टिकल चले जाएगा इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जाने का मतलब है इट इज फ्री फ्रॉम एन एटम। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये एनर्जी दे रखी है बेसिकली यही आयनाइजेशन एनर्जी है, बस पॉजिटिव में। क्लियर हो गई बातें? यस सर। तो मेरे को बताओ अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव में था और टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है n² के, तो आप मेरे को बताओ आयनाइजेशन एनर्जी n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा? बस इतना सोच के बताओ। Sir, directly proportional. अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टोटल एनर्जी आ रही है नेगेटिव साइन की वजह से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। चेक करके बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछो। मेरे को ऐसा लगा नहीं समझ में आया, कुछ रिपीट करना ही है। Yes, sir. Repeat कर दो please. ठीक है, बिल्कुल रिपीट तो करना ही है। इधर सुनो, मैंने कहा टोटल एनर्जी आई थी नेगेटिव ऑफ जो भी मैं इधर लिख रहा हूँ कि भैया Z² / n²। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा देते हैं।
नेगेटिव साइन आ रहा था, इसलिए हमने क्या कहा कि टोटल एनर्जी और एन स्क्वायर के बीच में कैसा रिलेशन बन गया, डायरेक्ट बन गया। इतना तो क्लियर है ना? Yes, sir. लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेसिकली दैट इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर -13.6 थी, इसी का नेगेटिव कर दो तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और इतनी ही वैल्यू क्या बन जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। Yes, तो sir. अगर टोटल एनर्जी एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अब की बार आयनाइजेशन एनर्जी फिर एन स्क्वायर के कैसे आएगा, इनवर्स। Inversely proportional. अब क्लियर हो गया? Yes, sir. और मैं आयनाइजेशन एनर्जी को लिख सकता हूं कि इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन हट जाएगा बिकॉज नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपको यही चीज मैंने याद रखने के लिए बोली है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी टोटल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट हैं उनको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहां तक लिखता हूं। तो अगर मैं कभी भी आपसे ऐसा पूछूं कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी कौन से ऑर्बिट की ज्यादा आएगी, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट, जरा ऑर्डर में बताओ। Sir, 3, 2, 1. Sir, 3, 2, 1. वेरी गुड। सबसे कम चाहिएगी 3 वाले ऑर्बिट के लिए, उससे ज्यादा चाहिएगी सेकंड ऑर्बिट के लिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है फर्स्ट ऑर्बिट वाले के लिए फ्री करने के लिए। इसलिए तो इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्री हो जाते हैं। इसलिए उन आउटर ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर अब आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। Yes, sir. डन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो फिर से पढ़ाया जाएगा डुअल नेचर में, लेकिन आप इधर ही अगर थोड़ा सा क्लियर कर लो तो वो डुअल नेचर में फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया वर्क फंक्शन, जिसको मैंने कहा डिनोट करेंगे फाई या डब्ल्यू नॉट से। अभी तक आपके साथ क्या हुआ, अभी तक तो इलेक्ट्रॉन ने बस अपने एटम से फ्री हुआ, लेकिन वो है अभी भी बॉडी के अंदर ही। जैसे मैं कह रहा हूं ये मेरे पास कोई पेन है, मैंने इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री होके इस बॉडी के अंदर ही है वो इस पेन के अंदर ही, इस पेन से बाहर नहीं निकला। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि चार्ज पेन से भी बाहर आ जाए, मतलब बॉडी छोड़कर बाहर आ जाए, तो मेरे को भैया थोड़ी सी और एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इस तरीके से समझो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं एटम, ठीक है। मैंने कहा कि भैया मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इस एटम से फ्री करा दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री कराने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ी, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल प्लेट से भी बाहर निकालना चाहता हूं, तो भैया मेरे को एक्स्ट्रा और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या चीज क्लियर हुई? क्या हुआ, सिर्फ एक ही का रिस्पॉन्ड आया? डन सर। डन, चलो गुड। अब एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, थोड़ा वो भी सोचो। क्योंकि जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला बॉडी से, भैया ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो हमारे जो ये मेटल सरफेस है ना, ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को रोकेगा बाहर जाने से, लेकिन हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे और इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बाहर निकाल ही लेंगे। तो जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए, फोर्सफुली बाहर निकालने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन। तो भैया वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है वंशी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बाद में। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from a metal surface.
बिल्कुल। चलो भैया, अब बिल्कुल सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाओ भैया। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, वो इसी से आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि भैया हम निकालना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी, वो बॉर्स फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन में फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो समझो यार, बॉर्स की फ्रीक्वेंसी कंडीशन ने हमें इतना तो बता ही दिया था ना कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि भैया ये हमने अलग अलग ऑर्बिट लिए, अगर अब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है तो भैया फिर उसको एनर्जी रेडिएट आउट करनी पड़ेगी, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट आउट करेगा तो जो उससे वेवलेंथ मतलब वेव्स निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यार फॉर्मूला था हमारे पास h न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो यार न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E1 बाय h हो जाएगी। यस सर। अब ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैं वेवलेंथ निकालना चाहता हूं। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, या रे ऑप्टिक्स में भी बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ अ वेव। C/m। भैया फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो मेरे को बताओ, अगर मैं वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं भैया? वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं C/V कर दूं। यस सर। Yes, sir. अब एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर, न्यू के ऊपर बार ड्रॉ कर देता है वेव नंबर। वेव नंबर होता है 1/λ। तो अगर वेव नंबर 1/λ होता है तो ये फॉर्मूला रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बाय सी। चेक करके बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। गुड। तो यार हम क्या करेंगे कि जो ये फॉर्मूला आया है ना फ्रीक्वेंसी का, इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, सी से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ नीचे सी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को सी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली किसका फॉर्मूला आ जाएगा, इस वेव नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा, वेव नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेव नंबर इज इक्वल्स टू ये 1/λ, और इसका फॉर्मूला भैया क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब आपको याद हो हमने E2 का भी एक बहुत बड़ा फॉर्मूला डिराइव किया था, वापस आ जाओ पीछे वाली स्लाइड्स पे। E2 का एनर्जी का फॉर्मूला देखो कितना बड़ा डिराइव किया था, ये वाला। तो ये सारा फॉर्मूला अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो हमें पता चल गया था ना कि अल्टीमेटली ये किस पर डिपेंड कर रही थी, टोटल एनर्जी Z² बाय n स्क्वायर। तो इधर आप वही करोगे भैया। इधर हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे E2 की जगह Z², और इधर सिर्फ ऑर्बिट चेंज हो रहा है, एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए Z² कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। चेक करके बताओ क्या ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं? यस सर। भाई रिपीट, E2 की जगह बस मैंने क्या कर दिया है, E2 की जगह मैंने लिख दिया भैया Z² बाय n2 स्क्वायर। E1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, Z² बाय n1 स्क्वायर। हम एलिमेंट चेंज नहीं करा रहे हैं, हम एलिमेंट के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हैं। जतिन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। जतिन पहले ये बताओ, इस सब फॉर्मूले को भूल जाओ। जतिन पहले बताओ, जहां तक अभी मैंने लिखा है यहां तक क्लियर है आपको? E2 माइनस E1 बाय सी। Yes, sir. रिपीट कर दो। यहाँ तक तो क्लियर था या यहाँ से इससे पहले का भी रिपीट करना है? सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करना है, चलो। यार हमने कहा कि हमने कोई एक एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी, उसके थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता हुआ फर्स्ट ऑर्बिट तक आ रहा है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, और हमारा फर्स्ट ऑर्बिट क्या मैंने अज्यूम कर लिया, ग्राउंड स्टेट है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है तो हमें पता है ना ये क्या एमिट आउट करेगा, वेव्स एमिट आउट करेगा। यस सर। और बोर्स की फ्रीक्वेंसी कंडीशन के हिसाब से क्या था कि भैया h न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, जहां पे E2 किसकी एनर्जी ली जाएगी, जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है। E1 किसकी ली जाएगी, जहां पे ट्रांजिट का मतलब मूव,
जहां पे मूव करके जा रहा है। तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को हम इंडिकेट करेंगे E2 से, और फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को किससे इंडिकेट करेंगे? E1 से। E1 मैंने न्यू फ्रीक्वेंसी को यही छोड़ दिया और मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी हो जाएगी E2 माइनस E1 बाय, सॉरी यहाँ पे C नहीं आएगा, यहाँ पे H आएगा, माय मिस्टेक। चेक करके बताओ यहाँ तक क्लियर है? yes sir Yes, sir. डन, मेरी से ये गलती हो गई थी भैया, H आएगा द डिनोमिनेटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं भैया? मुझे पता है फॉर्मूला C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हो जाएगा C डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने वेव नंबर 1 बाय लैम्डा, तो 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी बाय C। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को C से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा वेव नंबर का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय C विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय CH। अब चेक करके बताओ किस किस को डाउट है यहां तक? Done, sir. डन। sir अब मैं कह रहा हूं कि भैया हमें पता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर के। तो अगर मैं E2 लिख रहा हूं तो E2 ये लिख सकता हूं ना, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर। E2 मतलब जो भी होगा सेकेंड ऑर्बिट। भाई चीजें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. सिमिलरली E1 क्या लिख सकते हो आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर, जहां पे N1 क्या होगा? N1 होगा ग्राउंड स्टेट का नंबर, N2 क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट का नंबर। जैसे इधर मेरे को बताओ N2 की वैल्यू क्या है? 3 है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा Sir, है, 3. और N1 की वैल्यू कितनी है इस केस में? 1। 1. Sir, 1. तो भैया मेरे पास आ जाएगा एंगुलर वेव नंबर इज इक्वल टू Z स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 का स्क्वायर। अब लेकिन इधर तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन चल रहा है, लेकिन इधर मैंने इक्वल्स टू कर दिया, तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया कैपिटल R, और ये कैपिटल R होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। चेक करके देखो अब क्या डाउट है? Done, sir. E1 E2 माइनस E1 इंटू C कह रहे हो आप? yes sir पृथ्वी का नहीं, गलत। C तो डिवाइड होगा ना, तभी तो फ्रीक्वेंसी बाय C एंगुलर वेव नंबर बनेगा यार। लेकिन मैंने एक चीज गलत कर दिया, प्लीज फिर से चेक कर लो। मैं बार बार तुम लोगों की तरह गलती कर रहा हूँ। नेगेटिव साइन भूल रहे हैं हम, नेगेटिव साइन भूल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यूज, यहाँ पे आएगा N1, यहाँ पे आएगा N2। प्लीज इसको करेक्ट कर लो। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, याद रखना है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, और इसी पे भर भर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं आपको कराता हूँ। सर, R की वैल्यू हर उसमें गिवन होगी क्वेश्चन में? R की वैल्यू क्वेश्चन में देने की जरूरत ही नहीं है, R एक कांस्टेंट है और लास्ट में वो कैंसिल आउट होगा हमेशा। Okay, sir. ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें हमेशा आपको रेशियो लेना पड़ेगा, R की वैल्यू हमेशा कटेगी। बाकी अगर R की वैल्यू रखने के लिए आ जाए तो यहाँ साइड में सबसे टॉप पे लिख रहा हूँ, R की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻⁷। बाकी आपको कहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए कहीं नहीं आता, जितने भी क्वेश्चन आए हैं कभी R की वैल्यू रखने के लिए नहीं आई। प्लीज चलो कर दूं भाई, बढ़ूं आगे? Yes, sir. तो आओ भैया, अब जो बचा चैप्टर का फाइनल चीज क्या बची? स्पेक्ट्रल लाइंस। ये लास्ट टॉपिक चैप्टर का। स्पेक्ट्रल लाइंस
भैया हमारे पास सबसे पहली सीरीज है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज मतलब ये स्पेक्ट्रल लाइंस कब मिलेगी भैया? ये तब मिलेगी जब आपका जो ग्राउंड स्टेट है वो हमेशा 1 हो, और जो आपका एक्साइटेड स्टेट है वो 1 से कोई सा भी बड़ा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, अब इसके ऊपर कोई भी ऑर्बिट क्यों ना हो, हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं से भी क्यों ना आए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है जो उसका स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो जो वो एनर्जी लेवल स्पिट आउट वो करेगा, एमिट आउट करेगा, वो कौन सी सीरीज बनेगी? लेमन सीरीज। क्या चीजें क्लियर है भाई? Yes, sir. केमिस्ट्री में पढ़ा है ये वाला टॉपिक या नहीं पढ़ा? ये सर पढ़ा है। पढ़ा है ना, तो बस वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो भैया ये होगी लेमन सीरीज। तो बस याद रखना लेमन सीरीज के लिए हमेशा n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू हमेशा 2। जहां पे 2 इसका क्या कहलाया जाएगा? 2 इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाया जाएगा। सिमिलरली 3 क्या कहलाया जाएगा? इसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाया जाएगा। एक बार चेक करो क्या ये वाली बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? Yes, Yes. sir. और जो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes, वेव्स निकलेगी भैया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसको हम कहलाएंगे यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रेज। आप बाद में नोट डाउन एक साथ कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा क्योंकि चैप्टर खत्म कर लेते हैं, पहले सारी सीरीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ। सिमिलरली भैया सेकेंड सीरीज है बेलमर सीरीज। इसके लिए ग्राउंड स्टेट कौन होगा? इसके लिए इसका स्टेशनरी ऑर्बिट अब n1 की वैल्यू होगी 2, और एक्साइटेड स्टेट क्या होंगे अब इससे ऊपर वाले लेवल 3, 4, 5 इस तरीके से। तो इस केस में इसका 3 क्या कहलाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। चेक कर लो। और इसके अंदर जो लाइट रेज निकल के आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकल के आएंगी भैया, वो आपको दिखाई देगी। दैट विल बी इन विजिबल रीजन। Similarly, third passion series अब याद रखना सेकंड के बाद जितनी भी सीरीज आएंगी सब इंफ्रारेड होगी। अल्ट्रावायलेट मिल गया, विजिबल मिल गया, विजिबल के बाद जो भी आएगा सब इंफ्रारेड ही आएगा। तो इसमें n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा 4, 5, 6 इस तरीके से, और ये हो जाएगी हमारे पास इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद फोर्थ होता है भैया ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 4 एंड एक्साइटेड स्टेट कैन बी एनीथिंग 5, 6, 4 से बड़ा, ये भी इंफ्रारेड रीजन। और लास्ट दैट इज p फन सीरीज। n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6 और 6 से कुछ भी बड़ी, ये भी सब जाएगा इंफ्रारेड रीजन। चैप्टर खत्म। चेक करते जाए, कहीं कोई डाउट है तो पूछते जाए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर थर्ड वन क्या लिखा है? थर्ड वन है पैशन सीरीज, PASCHEN। ओके सर। PASCHEN। तो फिफ्थ वन क्या लिखा है? फिफ्थ वन है P फंड, P और FUND। ओके सर।
Sir, previous slide. previous slide. Done, sir. Done. भैया लास्ट चीज आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज याद रखने के लिए जो मैं आपको बोल रहा था, वैल्यूज याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो। भाई हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि इट विल बी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं भैया, हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी Z इक्वल्स टू 1 और N की वैल्यू भी 1, तो आयनाइजेशन एनर्जी आई 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो अब मैं अगर किसी भी अलग एलिमेंट के लिए फाइंड करना चाहूं तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैं इन सब की वैल्यूज बता रहा हूं। फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे मैंने कहा वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। भैया सेकंड ऑर्बिट में वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए वैल्यू -1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आपको बस ज्यादा से ज्यादा वैसे देखा जाए तो फोर्थ ऑर्बिट तक भी याद रखो, आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज्यादा याद नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगी। कम से कम फोर्थ ऑर्बिट तक का याद रखना, -0.85 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ वाले को छोड़ दो, उससे ज्यादा काम नहीं आएगा। बाकी चलो लिख देता हूँ फिफ्थ वाले की भैया 0.54। जैसे क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए आया कि भैया सेकंड ऑर्बिट में 3.4 कैसे आया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो भाई Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2 रख देना, 2 का स्क्वायर 4, 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3.4 आ जाएगा। यार अब चेक करके बताओ, पूरा चैप्टर खत्म हो गया क्या? किसी को चैप्टर में कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो डाउट लग रहा हो, फिर से एक्सप्लेन करना है? वैसे तो सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है। चलो बाय।